to our channel Acornalis. This is Jagrati, and friends, today's important topic is eclampsia and preeclampsia. तो eclampsia and preeclampsia से रिलेटेड जितने भी important MCQs बनते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. एंड फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड MCQs को कवर किया जाता है, जो कि आपके UPPSC स्टाफ नर्स, आप अगर UPPSC स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं या NHM की तैयारी कर रहे हैं या CHO की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे इस चैनल पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके नर्सिंग सब्जेक्ट में उनको कवर किया जाता है. तो आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लैम्सिया प्रीक्लैम्सिया, तो उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय हाइपरटेंशन 140/90 mmHg और अबव विथ प्रोटीन यूरिया आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड. यानी कि मल्टी सिस्टम एक क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में पूछा है कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है ये, और इसकी इटियोलॉजी क्या है, यानी कि जो इसका डिसऑर्डर का होने का जो कारण है वो क्या है, अननोन कारण है. एंड इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में, ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर में जो BP होता है, यानी कि जो BP यानी कि हाइपरटेंशन, यानी कि BP जो है 140/90 mmHg से भी ज़्यादा हो जाता है विथ प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन में प्रोटीन सिक्रीट होने लगता है 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद. तो उसे क्या कहते हैं, तो इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, यानी कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है. इसमें BP बढ़ जाता है, यानी कि 140/90 mmHg से भी ज़्यादा BP हो जाता है विथ प्रोटीन यूरिया आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. तो उसे क्या कहेंगे, तो ये डेफिनेशन है प्री एक्लैम्सिया की. ये डेफिनेशन किसकी है, प्री एक्लैम्सिया की. जब भी आप प्री एक्लैम्सिया पढ़ेंगे तो प्री एक्लैम्सिया में जो है, प्री एक्लैम्सिया में यही डेफिनेशन है. प्री एक्लैम्सिया जो होता है मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, इसका टियोलॉजी अननोन होता है. एंड प्री एक्लैम्सिया में क्या होता है, BP जो होता है वो 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है विथ प्रोटीन यूरिया आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे प्री एक्लैम्सिया कहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी which of the below is true with regard to pregnancy include hypertension. क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है which of the below is true, क्या इसमें से ट्रू है, which of the below is true with regard प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग इंड्यूस हाइपरटेंशन. अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है तो इनमें जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. सो विजुअल डिस्टर्बेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्या होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हमेशा प्रेजेंट होता है. प्रोटीन यूरिया विद यूजली प्रेजेंट, प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, या इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं. या फिर देयर इज़ रेस्ट BP बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, या फिर क्या है, इसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में जो है BP बढ़ जाता है बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. तो इसमें हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो हमारा करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है उसे जो है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं. Here it is a new question for you. Right? So question is pregnancy induced hypertension usually developed into mother after. तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो है यूजली सामान्य तौर से डेवलप होता है मदर में कितने वीक के बाद. तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो होता है वो यूजली डेवलप होता है मदर में कितने 20 वीक्स बाद. 20 वीक बाद, 20 आफ्टर 20 वीक जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो है डेवलप होता है, यूजली डेवलप होता है.
अब नाउ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता क्या है, तो व्हाट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट जिससे हम अपने क्वेश्चन को जो है क्लियरफाई करते हैं, यानी कि क्वेश्चन को अपने समझते हैं। तो प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन जो है जिसे प्री एक्लैम्सिया कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जिसे जो है प्री एक्लैम्सिया भी कहते हैं, प्री एक्लैम्सिया भी कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को जो है प्री एक्लैम्सिया भी कहते हैं। सो इट इज़ अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। ये कैसा, ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्या है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि डेवलप होता है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं प्रीक्लैम्सिया, वो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो है वो डेवलप होता है इन प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव एंड नॉन प्रोटीन्यूरिक मूवमेंट। प्रीक्लैम्सिया जो होता है बिफोर 20 वीक्स इंडिकेट फीचर ऑफ हाइड्रोडिफॉर्म मोल, और आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में डेवलप होता है, बट बिफोर 20 वीक्स में ये इंडिकेट करता है जिसमें हाइड्रोडिफॉर्म मोल के फीचर देखने को मिलते हैं, पॉलीहाइड्रोमेनास। प्रीक्लैम्सिया में कैसे फीचर देखने को मिलते हैं बिफोर 20 वीक्स, तो यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट है कि प्री एक्लैम्सिया में जो है 20 वीक्स बिफोर जो है वो फीचर्स देखने को मिलते हैं हाइड्रोडिफॉर्म मोल एंड पॉलीहाइड्रोमेनास के। पॉलीहाइड्रोमेनास जो फीचर्स हैं बिफोर 20 वीक्स ये देखने को मिलते हैं, एंड आफ्टर 20 वीक्स ये जो है डेवलप होता है। सो नेक्स्ट है कंडीशन यूजली डेवलप बिटवीन द 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टू एंड ऑफ फर्स्ट पोस्टमार्टम वीक, यूजली विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी। ये कंडीशन जो है वो डेवलप होती है बिटवीन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से स्टार्ट होती है एंड टू एंड द फर्स्ट पोस्टमार्टम वीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में जो है ब्रीफली नॉलेज लिया है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जिसे जो है प्री एक्लैम्सिया भी कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा है, इसे प्री एक्लैम्सिया भी कहते हैं। एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो है मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, जो कि नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है जो कि 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद जो है डेवलप होता है, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद डेवलप होता है। एंड नाउ प्रीक्लैम्सिया जिसे जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जिसे प्रीक्लैम्सिया भी कहते हैं, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है ये, एंड 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद ये जो है डेवलप होता है। एंड ये 20 वीक ऑफ बिफोर 20 वीक इंडिकेट करता है हाइड्रोडिफॉर्म मोल एंड पॉलीहाइड्रोमेनास के फीचर्स को, और ये कंडीशन जो है यूजली डेवलप होती है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड इन द फर्स्ट पोस्टमार्टम पीरियड। तो ये कुछ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन प्री एक्लैम्सिया का जो है वो कंटेंट इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, प्री एक्लैम्सिया इज़ मोर कॉमन आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन विद। तो प्री एक्लैम्सिया इज़ मोर कॉमन, प्री एक्लैम्सिया जो है मोर कॉमन है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है प्रीक्लैम्सिया मोर कॉमन होता है वुमेन में। तो नॉर्मोटेंसिव होता है या नॉन प्रोटीन्यूरिक होता है, हेरिडिफॉर्म या ए और बी। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि प्रीक्लैम्सिया जो है वो मोर कॉमन होता है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन जो कि नॉर्मोटेंसिव होती हैं एंड जो नॉन प्रोटीन यूरिक यानी कि जो हमारा ए एंड बी यानी कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। नॉर्मोटेंसिव एंड नॉन प्रोटीन यूरिक वुमेन में जो है प्री एक्लैम्सिया मोर कॉमन होता है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, जो वुमेन्स नॉर्मोटेंसिव एंड नॉन प्रोटीन यूरिक होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डेंजर ऑफ कन्वर्जन इन वुमेन विद प्रीक्लैम्सिया एंड, the danger of convulsion in a woman with preeclampsia and
तो यहाँ पे हम लोगों ने आपने अगर प्री इसमें ध्यान से देख पढ़ा होगा तो इसी को यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्री क्लैम्सिया होता है वो डेवलप होता है बिटवीन द 20 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड एंड विद द फर्स्ट पोस्टमार्टम वीक यूजली 48 आवर ऑफ डिलीवरी। तो यह कब से स्टार्ट होता है एंड कब तक ये कंडीशन जो है रहती है, तो ये इसी से क्वेश्चन ये लिया गया है कि जो है वो डेंजर ऑफ कन्वर्जन इन द वुमेन विद इन प्री क्लैम्सिया एंड, तो कब तक की ये कंडीशन रहती है 48 आवर्स पोस्टमार्टम तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का डेवलपमेंट होना विद एडीमा, हाइपरटेंशन होना, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी जो है बढ़ा हुआ होना एडीमा के साथ, एंड प्रोटीन यूरिया भी है यानी कि यूरिन में प्रोटीन भी अवेलेबल है। तो हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ा हुआ है, एडीमा भी है यानी स्वेलिंग भी है, एंड प्रोटीन यूरिया भी है मतलब यूरिन विद प्रोटीन, और बोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काल, तो इसे क्या कहेंगे, यानी कि हाइपरटेंशन कितने, हाइपरटेंशन के साथ एडीमा और प्रोटीन यूरिया है बोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे प्री क्लैम्सिया। हम लोगों ने डेफिनेशन प्री क्लैम्सिया देखी थी कि इसमें जो है हाइपरटेंशन होता है विद द हाइपरटेंशन 140/90 जो है बीपी इंक्रीज़ होता है किसके साथ, विद द प्रोटीन यूरिया एंड एडीमा। सो ये प्री क्लैम्सिया का डेफिनेशन होता है। प्री क्लैम्सिया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्री क्लैम्सिया जो है कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का। कैरेक्टराइज वाइज में हाइपरटेंशन होता है, प्रोटीन यूरिया एंड एडीमा होता है प्री क्लैम्सिया में। सो नेक्स्ट अर्ली साइन ऑफ प्री क्लैम्सिया इज़, तो प्री क्लैम्सिया का जो अर्ली साइन है वो पूछा है कि प्री क्लैम्सिया का अर्ली साइन कौन सा है, यानी कि जो अगर प्री क्लैम्सिया हो तो उसका अर्ली साइन हमें क्या देखने को मिलेगा, तो प्री क्लैम्सिया का जो अर्ली साइन होता है वो होता है दैट इज़ प्रोटीन यूरिया यानी कि यूरिन विथ प्रोटीन, तो ये अर्ली साइन होता है प्री एक्लैम्सिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीन इन प्री एक्लैम्सिया, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीन इन प्री एक्लैम्सिया, तो प्री एक्लैम्सिया में जो है वो प्रोटीन यूरिया होता है यानी कि प्रोटीन यूरिया यानी कि यूरिन विथ प्रोटीन, प्री एक्लैम्सिया में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the following are characteristics of preeclampsia except, all the following are characteristics, ये सभी जो विशेषताएं हैं all the following characteristics, ये सभी विशेषताएं जो दी गई हैं नीचे, ये सभी जो स्टेटमेंट दिए हैं वॉमिटिंग, एडीमा, हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया, ये प्री एक्लैम्सिया में होता है किसी एक को छोड़कर। तो प्री एक्लैम्सिया में क्या हाइपरटेंशन होता है, यस इट इज़ राइट, हाइपरटेंशन होता है। प्री एक्लैम्सिया में वॉमिटिंग होता है, एडीमा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है। तो जो है प्री एक्लैम्सिया में हाइपरटेंशन भी होता है, प्रोटीन यूरिया भी होता है एंड एडीमा भी होता है, बट हमने वॉमिटिंग जो है डेफिनेशन में नहीं देखा है प्री एक्लैम्सिया का। तो क्वेश्चन पूछा है एक्सेप्ट, यानी कि प्री एक्लैम्सिया की विशेषताएं होती हैं किसी एक को छोड़कर। तो प्री एक्लैम्सिया में हाइपरटेंशन भी होता है, प्रोटीन यूरिया भी होता है, एडीमा भी होता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बिकॉज यहाँ पे पूछा है एक्सेप्ट, तो इसलिए एक्सेप्ट वॉमिटिंग ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एक्लैम्सिया, हाइपरटेंशन, एडीमा, प्रोटीन यूरिया, ये सब करेक्टरिस्टिक्स जो हैं प्री एक्लैम्सिया की होती हैं एक्सेप्ट vomiting it is not a characteristics of preeclampsia. So now here I can see new question. So a nurse is assessing a client with pregnancy induced hypertension, एक नर्स जो है वो असेस कर रही है क्लाइंट को जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, एक नर्स जो है वो असेस कर रही है एक क्लाइंट को जिसमें क्या है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, एक नर्स जो है वो असेस कर रही है क्लाइंट को जिसमें क्या है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है। द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर टू बी, अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है क्लाइंट को तो एक नर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है क्या,
यानी कि क्लाइंट का ब्लड प्रेशर कैसा होगा। अगर वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है क्लाइंट को, तो उसका क्लाइंट का ब्लड प्रेशर कैसा होगा, क्या नर्स एक्सपेक्ट करेगी अगर वुमेन को जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है तो। क्या ब्लड प्रेशर जो है 150/100 mmHg जब स्टैंडिंग एंड सिटिंग में होता है, तो क्या 150/100 mmHg होता है हाइपरटेंशन या बीपी, या फिर एलिवेट एंड कंप्लीट बाय हेडेक यानी कि हेडेक होता है, या एक्सपेक्ट करेगी एक नर्स अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है कि अबव द बेस लाइन एंड फ्लक्चुएटिंग इट इज रीडिंग, या फिर थर्ड पॉइंट या फिर फोर्थ पॉइंट है 30/15 mmHg over baseline on two occasion of 6 hours apart। तो हमारा यही आंसर करेक्ट रहेगा 30/15 mmHg over the baseline on 2 occasion 6 hours apart। It is a right answer, so option D is right, 30/15 mmHg over the baseline on 2 occasion 6 hours apart। So next question here you can see now. Next question is the mother's blood pressure climbs to 170/100 mmHg. Which of the following symptom would suggest to the nurse that the patient may be about is convulsed? So answer is एपिगैस्ट्रिक पेन। आंसर इज एपिगैस्ट्रिक पेन। एक मदर जो है ब्लड प्रेशर जिसका है 170/100 mmHg एंड सिम्टम्स जो हैं सजेस्ट करती टू नर्स दैट पेशेंट में बी अबाउट द कन्वर्स। तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलेगी, एपिगैस्ट्रिक पेन। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट जिससे हम अपने क्वेश्चन को जो है समझ पाएँ। अलार्मिंग सिम्टम ऑफ प्री एक्लैम्सिया। प्री एक्लैम्सिया का जो अलार्मिंग सिम्टम होता है जिसमें एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी कि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यानी कि अलार्मिंग सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलार्मिंग सिम्टम्स ऑफ प्री एक्लैम्सिया। तो ये जो होते हैं ये कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं, ये जो है अलार्मिक सिम्टम होते हैं प्री एक्लैम्सिया के। प्री एक्लैम्सिया में एपिगैस्ट्रिक पेन जो है, एपिगैस्ट्रिक पेन और हेडेक और ओलिगोरिया और डिस्टर्ब स्लीप एंड हाइपर रिफ्लैक्सिया, ये सब जो हैं वो अलार्मिंग सिम्टम होते हैं प्री एक्लैम्सिया के। प्री एक्लैम्सिया के अलार्मिंग सिम्टम कौन कौन से होते हैं, प्री एक्लैम्सिया के ये अलार्मिंग सिम्टम कौन कौन से होते हैं। प्री एक्लैम्सिया के अलार्मिंग सिम्टम होते हैं, आप देख सकते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ओलिगोरिया होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ओलिगोरिया होता है, हेडेक होता है, डिस्टर्ब स्लीप एंड हाइपरप्लेक्सिया, ये सब जो है अलार्मिंग सिम्टम होते हैं प्री एक्लैम्सिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज़ एन अलार्मिंग साइन ऑफ प्री एक्लैम्सिया। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब हम लोगों ने अलार्मिंग साइन पढ़े हैं प्री एक्लैम्सिया के, कि अलार्मिंग साइन जो है एपिगैस्ट्रिक पेन, हेडेक, ओलिगोरिया, डिस्टर्ब स्लीप एंड हाइपर रिफ्लैक्सिया, इन दीज ऑल द अलार्मिंग सिम्टम ऑफ प्री एक्लैम्सिया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ दीज इज़ एन अलार्मिंग साइन ऑफ प्री एक्लैम्सिया। प्री एक्लैम्सिया का जो है अलार्मिंग साइन कौन सा है, तो प्रोटीनूरिया ऑफ +2 एंड एडिमा ग्रेड +2, ब्लड प्रेशर 150/90 या डीप टेंडन रिफ्लक्स 4+। तो अलार्मिंग साइन हम लोगों ने क्या देखा था, अलार्मिंग साइन आप यहाँ पे आप फिर से देखेंगे कि अलार्मिंग साइन हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे। एपिगैस्ट्रिक पेन पढ़ा था, हेडेक पढ़ा था, ओलिगोरिया पढ़ा था एंड डिस्टर्ब स्लीप पढ़ा था, हाइपर रिफ्लेक्सीमिया पढ़ा था। तो इसमें जो है प्रोटीनूरिया है, नो इट इज़ नॉट अलार्मिंग साइन ऑफ प्रीक्लैम्सिया। एडिमा इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग एंड ब्लड प्रेशर इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, डीप टेंडन रिफ्लैक्स, बिकॉज हाइपर फ्लैक्सीमिया इट इज़ द अलार्मिंग साइन ऑफ प्री एक्लैम्सिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डीप टेंडन रिफ्लक्स 4+। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी
A pregnant woman is presenting to the OPD at एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो प्रेजेंटिंग टू द OPD एट 35 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो प्रेजेंटिंग OPD में प्रेजेंट है 35 वीक ऑफ जेस्टेशन के साथ सीवियर फेशियल एंड पेडल एनीमिया है उसको। एक जो प्रेग्नेंट वुमेन जो है एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो 35 वीक ऑफ जेस्टेशन किया प्रेग्नेंट वुमेन एंड जिसको सीवियर फेशियल एंड पेडल एनीमिया है। उसका ब्लड प्रेशर जो है 160/100 mmHg है और प्रोटीन यूरिया जो है वो +3 ग्रेड से है प्रोटीन यूरिया। एंड सीरम जो है सीरम क्रिएटिनिन जो होता है सीरम क्रिएटिनिन उस प्रेग्नेंट लेडी का जो है वो 1.8 mg/dl है। और वो कंप्लेन कर रही है क्या उसको हेडेक है, ब्रीथलेसनेस है, एपिगैस्ट्रिक पेन है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई हर स्टेटस। इन सब कंडीशन में आप जो है एक उस लेडी को क्या जो है क्लासीफाई करेंगे, यानी कि उसका स्टेटस आप क्या जो है इवालुएट करेंगे। या आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे कि जो है क्वेश्चन में कहा है एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो OPD में है, तो OPD में वो आई है तो वो 35 वीक ऑफ जेस्टेशन के साथ है, जिसको सीवियर फेशियल एडीमा है और पेडल एनीमिया है, यानी कि फेस पे एडीमा है और पैरों में जो है स्वेलिंग है। उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 110 mmHg है और वो प्रोटीन यूरिया के साथ ब्लड प्रेशर है। और सीरम क्रिएटिनिन जो है 1.8 mg/dl है और वो कंप्लेन कर रही है हेडेक, ब्रीथलेस एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। तो हम जो है एज अ नर्स जो है वो कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, यानी कि क्या जो है स्टेटस को, यानी कि उस कंडीशन को क्या इवैल्यूएट करेंगे। तो ये कंडीशन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की लग रही है या माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया की या फिर सीवियर प्रीएक्लेम्सिया की या फिर प्रीएक्लेम्सिया की। तो ये कंडीशन कैसी लग रही है, तो ये कंडीशन लग रही है सीवियर प्रीएक्लेम्सिया की। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में होती हैं। सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में ये सब कंडीशंस देखी जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे सीवियर प्रीएक्लेम्सिया के बारे में कुछ। तो सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में क्या होता है, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में जो है वो बीपी जो है मोर देन 110 mmHg से ज़्यादा हो जाता है सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में बीपी। और सीवियर प्रोटीन यूरिया होता है, यानी कि यूरिन में जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। एंड हेल्प सिंड्रोम देखा जाता है एंड जो है वो पिप्लोमा एडिमा विजुअल डिस्टर्बेंस देखा जाता है, एपिगैस्ट्रिक पेन देखा जाता है, सीवियर हेडेक देखा जाता है। ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोटीन यूरिया की, ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं सीवियर प्रीएक्लेम्सिया की। So now next question here you can see चारू is hospitalized for the treatment of severe preeclampsia। चारू एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटलाइज हुई है सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में, यानी कि एक जो चारू पेशेंट है उसको क्या है सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन अनयूजुअल फाइंडिंग, यानी कि कौन सा एक अनयूजुअल फाइंडिंग है जो कि इन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर दिस काइंड। तो इसमें क्या सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में क्या होगा, क्या उसकी जनरलाइज एडीमा होगी, बीपी 160/110 से ज़्यादा होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, कन्वर्जन होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें क्या है इसमें क्या देखा जाएगा कन्वर्जन। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन एन एंटीनेटल मदर। एक एंटीनेटल मदर है, यानी कि एंटीनेटल का है या प्रीनेटल का है। तो एक एंटीनेटल मदर है वो एडमिट हुई है टू द लेबर रूम में जो है एडमिट हुई है। कहाँ, लेबर रूम में एंटीनेटल मदर जो है एडमिट हुई है, जिसका ब्लड प्रेशर जो है 150/90 mmHg है, प्रोटीन यूरिया है +3 डिग्री से एंड एडीमा है हैंड्स पे और फेस पे एडीमा है और डायग्नोस्ड किया गया है सीवियर प्रीएक्लेम्सिया। उसको क्या डायग्नोस किया गया है सीवियर प्रीएक्लेम्सिया। तो विच अमंग द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग सपोर्ट दिस डायग्नोसिस।
तो इनमें से कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो सपोर्ट करेगा डायग्नोसिस। तो जो है फिर से हम एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में। एक एंटीनेटल मदर है लेबर रूम में जिसका ब्लड प्रेशर जो है 150/90 mmHg है, 150/90 mmHg है, प्रोटीन यूरिया है, +3 एडिमा है हैंड्स पे फेस पे, इस डायग्नोज विद सीवियर प्रीएक्लैम्सिया उसे डायग्नोज किया गया है। विच अमॉन्ग द क्लिनिकल फाइंडिंग, यानी क्लिनिकल फाइंडिंग पूछा है डायग्नोज को सपोर्ट करने के लिए। तो इनमें जो है क्लिनिकल फाइंडिंग क्या देखा जाएगा, इन सब में क्लिनिकल फाइंडिंग देखा जाएगा विजुअल डिस्टर्बेंस। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस। अगर वुमेन जो है एंटीनेटल मदर है वो 150/90 mmHg से ब्लड प्रेशर है, प्रोटीन यूरिया है, एडिमा है हैंड्स एंड फेस पे, सीवियर प्रीक्लैम्सिया है, तो उसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग देखी जाएगी दैट इज विजुअल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट, विजुअल डिस्टर्बेंस अकर इनटू सीवियर प्रीक्लैम्सिया ड्यू टू रेटिनल एडिमा। विजुअल डिस्टर्बेंस जो होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस, ये विजुअल डिस्टर्बेंस जो है वो सीवियर प्रीक्लैम्सिया में देखा जाता है। किसकी वजह से, रेटिनल एडिमा की वजह से। जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड वजाइनल डिलीवरी, जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड वजाइनल ब्लीडिंग आर नॉट रिलेटेड प्रीक्लैम्सिया। जॉइंट पेन इसमें और जो कॉन्स्टिपेशन है, वजाइनल ब्लीडिंग, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रीक्लैम्सिया। ये कोई प्रीक्लैम्सिया से रिलेटेड नहीं है, ना ही कॉन्स्टिपेशन, ना ही जॉइंट पेन, ना ही वजाइनल ब्लीडिंग, बट विजुअल डिस्टर्बेंस जो है ये रिलेट करता है प्रीक्लैम्सिया से। क्यों, रेटिनल एडिमा की वजह से, वजाइनल रेटिनल एडिमा की वजह से जो है विजुअल डिस्टर्बेंस अगर होता है सीवियर प्रीक्लैम्सिया अगर वुमेन को है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी प्रेजेंस ऑफ प्रीएक्लैम्सिया। प्रीएक्लैम्सिया के प्रेजेंस में इज इंडिकेट बाय सीरम यूरिक एसिड लेवल ऑफ मोर देन। अगर प्रीएक्लैम्सिया है, प्रीएक्लैम्सिया प्रेजेंट है, तो जो सीरम यूरिक एसिड होता है, सीरम यूरिक एसिड किसका, सीरम यूरिक एसिड का लेवल पूछा है वो कितना होगा। सीरम यूरिक एसिड का लेवल जो है, सीरम यूरिक एसिड का जो लेवल है वो सीवियर प्रीएक्लैम्सिया में इंडिकेट करेगा। अगर जो है प्रीक्लैम्सिया अगर प्रेजेंट है, वुमेन को प्रीक्लैम्सिया प्रेजेंट है, वो इंडिकेट करेगा उसमें प्रीक्लैम्सिया में जो है वुमेन को क्या है, प्रीक्लैम्सिया है। और सीरम यूरिक एसिड का लेवल क्या होगा प्रीक्लैम्सिया में, तो सीरम यूरिक एसिड का लेवल जो है प्रीक्लैम्सिया में क्या होगा, 4.5 mg/dl से ज़्यादा होता है अगर वुमेन को प्रीक्लैम्सिया है विथ सीरम यूरिक एसिड लेवल इज मोर देन 4.5 mg/dl। So now here it is the most important content about the serum uric acid level. So serum uric acid level यहाँ पे हम देखेंगे serum uric acid level के बारे में। So biochemical marker of preeclampsia, जो ये सीरम यूरिक लेवल है या जो लेवल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं, लेवल से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सीरम यूरिक एसिड का लेवल जो है, सीरम यूरिक एसिड लेवल बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्रीक्लैम्सिया जो रहता है 4.5 mg/dl से ज़्यादा, जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रीक्लैम्सिया। प्रेजेंस ऑफ प्रीक्लैम्सिया को ये इंडिकेट करता है। ब्लड यूरिया लेवल जो है विल रिमेन नॉर्मल एंड क्रिएटिनिन लेवल विल नॉट। ब्लड यूरिया लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है एंड क्रिएटिनिन लेवल जो है वो मोर देन 1 mg/dl हो जाता है प्रीक्लैम्सिया में। सीरम यूरिक एसिड कैसा होता है, अगर प्रीक्लैम्सिया है तो सीरम यूरिक एसिड जो होता है 4.5 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है एंड ब्लड यूरिया लेवल जो है वो 1 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है। ब्लड यूरिया, यहाँ पे हमें ये याद रखने वाला है कि ब्लड यूरिया जो लेवल है, ब्लड यूरिया लेवल जो है 1 mg, ब्लड यूरिया लेवल जो है वो 1 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा ब्लड यूरिया लेवल, और ब्लड यूरिया लेवल 1 mg/dl से ज़्यादा। और जो सीरम यूरिक एसिड लेवल जो है, सीरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो 4.5 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है इन द प्रीक्लैम्सिया।
So next question, here you can see next question, occurrence of seizure during pregnancy. प्रेगनेंसी में सीज़र का अकर होना, प्रेगनेंसी के दौरान जो है सीज़र अकर होना है, सीज़र यानी कि एपिलेप्टिस। तो occurrence of सीज़र या कन्वर्जन, प्री occurrence of सीज़र, सीज़र का अकर होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान सीज़र का अकर होना, इस टर्म मस्ट तो उसे क्या कहेंगे? तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीज़र अकर होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? एक्लाम्सिया कहते हैं, एक्लाम्सिया कहते हैं। जो प्री एक्लाम्सिया की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर वो विथ उसमें ऐड कर दिया जाए कन्वर्जन, उसमें जो है सीज़र या कन्वर्जन ऐड कर दिया जाए, जो सीज़र या कन्वर्जन अगर ऐड कर दिया जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्लाम्सिया। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्लाम्सिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट, प्री एक्लाम्सिया वन कॉम्प्लिकेटेड। जब प्री एक्लाम्सिया कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यानी कि कन्वर्जन के साथ हो जाती है, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर के साथ हो जाती है, तो उसे एक्लाम्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंस ऑफ एंटीपार्टम एक्लाम्सिया इज। द एंटीपार्टम एक्लाम्सिया का जो इंसिडेंस है, एंटीपार्टम एक्लाम्सिया का जो इंसिडेंस है वो कितने हैं? तो इंसिडेंस जो है एंटीपार्टम एक्लाम्सिया का, तो इसमें 50% जो है इंसिडेंस रहता है एक्लाम्सिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ अ वुमेन विथ एक्लाम्सिया इज। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम पूछा है फॉर असेसमेंट ऑफ अ वुमेन विथ एक्लाम्सिया इज। अगर एक्लाम्सिया को असेस किया है वुमेन में, एक्लाम्सिया को असेस किया है वुमेन में, तो इम्पॉर्टेंट सिम्टम देखा जाएगा। अब उस वुमेन में क्या देखा जाएगा? इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या देखा जाएगा? तो वेट गेन देखा जाएगा, या कंसंट्रेशन यूरिन देखी जाएगी, या फिर फीलिंग फटीग या वेट गेन। तो जो हाइपर टेंशन है, हाइपर टेंशन जो असेसमेंट है, इम्पॉर्टेंट सिम्टम देखा जाएगा ये, अगर वुमेन जो है विद एक्लाम्सिया अगर है तो उसमें हाइपर टेंशन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ एक्लाम्सिया। एंड यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एंटीपार्टम एक्लाम्सिया जो है उसका 50% रहता है, एंड इंटरपार्टम का 30% रहता है, पोस्टपार्टम का 20% इंसिडेंस रहता है एक्लाम्सिया में। नेक्स्ट हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एक्लाम्सिया इज़ करेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्लाम्सिया जो है वो करेक्टरिस्टिक्स पूछी है, यानी कि एक्लाम्सिया में कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है? तो एक्लाम्सिया में सीजर पाया जाता है, यस एक्लाम्सिया में सीजर होते हैं, एंड एक्लाम्सिया जो है इसमें माइल्ड फेशियल एडीमा होता है, या बीपी मार्क्ड मोर देन 160/110 मार्क्ड प्रोटीन यूरिया होता है। तो जो एक्लाम्सिया होता है, एक्लाम्सिया में जो है सीजर भी होता है, एंड माइल्ड फेशियल एडीमा, एंड बीपी मोर देन 160/110 mg, यानी कि प्री एक्लाम्सिया का करेक्टरिस्टिक्स पूछा है क्वेश्चन में। तो एक्लाम्सिया में जो है वो सीजर भी होता है, एंड बीपी जो है 161/110 mg से ज़्यादा हो जाता है, प्रोटीन यूरिया भी होता है, बट माइल्ड फेशियल एडीमा नहीं होता है। तो क्वेश्चन में एक्सेप्ट ही पूछा है कि प्री एक्लाम्सिया की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, तो माइल्ड फेशियल एडीमा इट इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्लाम्सिया। बाकी जो सीजर है, एडीमा है, और 160/110 जो है बीपी एंड प्रोटीन यूरिया, इट इज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्लाम्सिया एक्सेप्ट माइल्ड फेशियल एडीमा। So next question here you can see, acute condition characterized by convulsion and edema is। एक acute condition जिसकी विशेषताएं क्या देखी गई हैं? कन्वर्जन है, एडीमा है। एक कंडीशन है जिसमें कन्वर्जन आ रहे हैं और एडीमा हो रहा है, तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी? तो एक्लाम्सिया में जो होता है ये कंडीशन देखी जाती है। एक्लाम्सिया में आपको जो है कन्वर्जन भी देखने को मिलेगा, एंड एक्लाम्सिया में आपको एडीमा भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा एक्लाम्सिया, क्योंकि एक्लाम्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कन्वर्जन एंड एडीमा होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम का फीचर जो नहीं है वो पूछा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हेल्प सिंड्रोम का फीचर नहीं है वो पूछा है। तो हेल्प सिंड्रोम का फीचर जो नहीं है वो पूछा है क्वेश्चन में। तो हेल्प सिंड्रोम का फीचर्स, वैसे हेल्प सिंड्रोम के फीचर्स क्या होते हैं? हेल्प सिंड्रोम के फीचर्स होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है फीचर, रेज्ड लेबर एंजाइम होता है, एंड हेमोलाइटिक एनीमिया भी होता है। बट हमारा इसमें एक्सेप्ट पूछा है, यानी कि नॉट पूछा है, नॉट अ फीचर ऑफ हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम का फीचर नहीं है तो वो है इज़ोनोफीलिया। इसलिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा इज़ोनोफीलिया। इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ हेल्प सिंड्रोम। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्प सिंड्रोम के बारे में, क्योंकि हेल्प सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। तो हेल्प मीन्स होता है, यहाँ पे हम स्टैंड फॉर देखते हैं कि हेल्प सिंड्रोम स्टैंड फॉर हेमोलाइसिस एनीमा, H for hemolysis, hemolysis anemia, and E for elevated liver, L for liver enzyme and low platelet count। तो हेल्प मतलब hemolysis anemia, elevated liver enzyme and low platelet count। यहाँ पे क्या है, हेल्प सिंड्रोम का मतलब क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हेल्प सिंड्रोम का मतलब हीमोलाइसिस एनीमिया, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। सो ये एक सिंड्रोम होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंड्रोम एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये कैसी होती है? ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ये होती है यूजली अगर इनटू लास्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ज़्यादातर जो है ये कंडीशन हेल्प सिंड्रोम जो है वो लास्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। कब? लास्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो है हेमोलाइसिस एनीमिया, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लास्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ये ज़्यादातर अकर होती है एंड इट इज़ अ लैबोरेटरी डायग्नोसिस। ये कैसा है? ये लैबोरेटरी डायग्नोसिस है। क्या है ये? लैबोरेटरी डायग्नोसिस है। लैबोरेटरी डायग्नोसिस है विच इंडिकेट सीवियर प्रीक्लेम्सिया, इट्स कॉम्प्लिकेशन आर एक्यूट। इसमें जो है हेल्प सिंड्रोम में क्या क्या देखा जाता है, यानी कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं हेल्प सिंड्रोम में? तो हेल्प सिंड्रोम में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं? एक्यूट रीनल फेलियर देखा जाता है, एक्यूट रीनल फेलियर देखा जाता है, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन देखा जाता है, लीवर फेलियर देखा जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर देखा जाता है, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर देखा जाता है। सो दीज ऑल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेल्प सिंड्रोम। एंड हेल्प सिंड्रोम जो होता है वो हीमोलाइसिस एनीमिया, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट, ये जो है फुल फॉर्म है हेल्प की। एंड ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ज़्यादातर ये लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ये ज़्यादातर आकर होती है। एंड लैबोरेटरी डायग्नोसिस जो है इसमें इंडिकेट करता है सीवियर प्रीक्लैम्सिया। तो हम लोगों ने देखा है इम्पॉर्टेंट अबाउट द हेल्प सिंड्रोम। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्प सिंड्रोम। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि इसमें पूछा है नॉट अ कंपोनेंट, हेल्प सिंड्रोम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो हेमोलाइसिस है। यस, हम लोगों ने जो है फुल फॉर्म में देखा था, हेमोलाइसिस है। ब्लीडिंग पर वजाइना, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट। तो हेमोलाइसिस भी देखा था, लो प्लेटलेट काउंट भी देखा था, एलिवेटेड लीवर एंजाइम भी देखा था। तो इसलिए से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बिकॉज नॉट अ कंपोनेंट पूछा है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्प सिंड्रोम। तो हमने हेल्प सिंड्रोम की जब फुल फॉर्म देखी थी उसमें हेमोलाइसिस भी था, लो प्लेटलेट काउंट भी था, एलिवेटेड लीवर एंजाइम भी था, ब्लीडिंग पर वजाइना, इट इज़ द नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्प सिंड्रोम। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी हेल्प सिंड्रोम इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। तो हेल्प सिंड्रोम कैसा कॉम्प्लिकेशन होता है? हेल्प सिंड्रोम कैसा कॉम्प्लिकेशन होता है? हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था हेल्प सिंड्रोम कैसा कॉम्प्लिकेशन है? प्री एक्लैम्सिया का।
तो नेक्स्ट हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड अ प्रेग्नेंट लेडी विद मॉनिटर फॉर, कौन सा कॉम्प्लिकेशन प्रेग्नेंट लेडी में देखेंगे, हु हैज़ बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, एंड सीवियर प्री एक्लेम्सिया, उसको लास्ट ट्राइमेस्टर में डायग्नोज किया गया है। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा एविडेंस ऑफ पैट्रे और परपिरा। So now here you can see next question. So action of magnesium sulfate, यहाँ पे पूछा है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है मैग्नीशियम सल्फेट का एक्शन। तो मैग्नीशियम सल्फेट का एक्शन पूछा है, मैग्नीशियम सल्फेट का एक्शन। तो CNS डिप्रेसेंट एंड एंटी कन्वल्जेंट, CNS डिप्रेसेंट एंड एंटी कन्वल्जेंट इज़ अ एक्शन, ये एक एक्शन होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का एक्शन CNS डिप्रेशन एंड एंटी कन्वर्जेंट। मैग्नीशियम सल्फेट डिप्रेस CNS को डिप्रेस करता है बाय डिक्रीजिंग द एसिटिकोलाइन रिलीज फ्रॉम नर्व एंडिंग एंड इट इज ऑल्सो ब्लॉक द कैल्शियम चैनल्स। नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस प्री एक्लेम्सिया, इसको प्री एक्लेम्सिया में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका कि ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है प्री एक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम सल्फेट। Magnesium sulfate it is a drug of choice of preeclampsia. Drug of choice of preeclampsia, it is a magnesium sulfate. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में इम्पॉर्टेंट कंटेंट कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है MgSO4 इज़ यूज्ड एज एंटी कन्वल्जेंट, इसे यूज़ कैसे किया जाता है, एज अ एंटी कन्वल्जेंट विच इज़ ड्रग ऑफ चॉइस यूज टू मैनेज प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ये कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 16-year-old प्राइमरी ग्रेविटा पेशेंट, एक 16-year-old यानी कि 16-year-old यानी कि 16 साल, 16-year-old प्राइमरी ग्रेविटा पेशेंट है जो कि सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के साथ है, सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के साथ है, इसकी एज क्या है, 16 ईयर है, एंड प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट है ये, इज़ गिवन इंट्रावेनस, उसको जो है इंट्रावेनसली मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है। द नर्स शुड ऑब्टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो इसमें जो है नर्स को कौन सा जो है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर जो है, इसमें रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर जो है नर्स को ऑब्टेन करना चाहिए अगर जो है प्राइमरी ग्रेविडा, जिनको जो 16-year-old प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट को अगर सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है और उसको इंट्रावेनसली मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है, तो एक नर्स जो है उसको रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर जो है वो ऑब्टेन करना चाहिए। Here you can see next important content about the magnesium sulfate. So magnesium sulfate is a relatively safe drug for mother as well as for baby, but sometimes it may produce some maternal side effect. ये जो होती है सेफ ड्रग होती है मदर के लिए और बेबी के लिए भी सेफ ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट, बट ये कभी कभी जो है साइड इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है, मीट में प्रोड्यूस सम मैटरनल साइड इफ़ेक्ट, ये कुछ मैटरनल साइड इफ़ेक्ट और टॉक्सिसिटी जो है प्रोड्यूस करती है, जैसे कि डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है कभी कभी साइड इफ़ेक्ट इसके हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, यानी कि लेस देन 12 बीट पर मिनट से जो भी है कम हो जाता है रेस्पिरेटरी रेट, एंड ये मोस्ट कॉमन एंड सीवियर जो है देखा जाता है, में कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखा जाता है इसमें, इनफैक्ट इसमें इवन रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखा जाता है। जो मैग्नीशियम सल्फेट का साइड इफ़ेक्ट है इसमें जो है रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज देखा जाएगा, 12 बीट पर मिनट से कम देखा जाता है
एक्सपायरी डेट। इवन इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखा जा सकता है साइड इफ़ेक्ट के तौर पे। एंड लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, यानी कि कम हो जाना है या लॉस हो जाना है, या डीप टेंडन रिफ्लेक्स का लॉस या कम हो जाना है, ये भी देखा जाएगा। यूरिन आउटपुट जो है, यूरिन आउटपुट भी जो हो जाता है वो 30 ml से जो है कम हो जाता है। 30 ml से यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। चेस्ट पेन, हार्ट ब्लॉक भी देखा जाता है। एंड ऑल्सो कॉल्ड मस्कुलर पैरालिसिस, मसल वीकनेस भी देखी जाती है। सो ये सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के। सो इस टाइप से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं आपके प्री एक्लेम्पसिया से रिलेटेड वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। प्री एक्लेम्पसिया एंड एक्लेम्पसिया से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन हमारा ये पूरे कंडीशन जो है प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया एंड जितना भी जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, ये सब जो कंडीशंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं आपके OBG सब्जेक्ट में। एंड OBG सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। UPSC स्टाफ नर्स, NHM, CHO, कोई भी आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेबस वाइज जो है वो इंक्लूड किया जाता है। एंड सिलेबस वाइज जो है टॉपिक को कंप्लीट किया जाता है। उनके MCQs को जो है इन्वॉल्व करके आपके MCQs को भी कंप्लीट कराया जाता है आपकी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and also you can comment on the video. So thank you so much for watching.